वेलकम अवर चैनल अचीवर्स फाउंडेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, क्लास 12th में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को स्टडी कर रहे थे और अभी तक हमने चार्ज और उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था। आज हम 12th की फिजिक्स के इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो हम चार्ज की प्रॉपर्टी को जानते हैं कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी वो एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को दूर की तरफ धकेलते हैं। तो ये फोर्स अप्लाई करते हैं और ये फोर्स कितना होगा, किस अमाउंट में होगा, कैसा होगा, ये सारी स्टडी हमें जानकारी मिलती है कूलम्ब्स लॉ से। तो आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ ने या कूलम्ब्स ने चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में कुछ रिलेशन प्रैक्टिकल करके पता किए थे और उस प्रैक्टिकल के बेस पे कुछ पॉइंट्स उन्होंने बनाए थे कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच प्रैक्टिकली जब फोर्स देखा गया तो जितना हम इन चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज करते गए, फोर्स की वैल्यू चेंज होती गई। अब चाहे वो फोर्स रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, लेकिन फोर्स की वैल्यू दोनों के बीच चेंज होती गई। चार्ज का अमाउंट जितना बड़ा करते गए, फोर्स की वैल्यू कुछ इंक्रीज हुई, कम करते गए फोर्स की वैल्यू कम होती गई। साथ ही साथ चार्ज को जितनी ज्यादा सेपरेशन पर हमने रखा, उनके बीच फोर्स उसी के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ। यानी कि हम चार्ज को जितना दूर ले जाते गए, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, और चार्ज को जितना पास ला रहे थे, फोर्स की वैल्यू उतनी ही बढ़ रही थी। तो इन रिजल्ट के बेस पर कूलम्ब्स ने कुछ रिलेशन तैयार किए और उनके अकॉर्डिंग अप्लाइड होने वाला जो भी फोर्स है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बराबर नहीं कहेंगे, उसको प्रोपोर्शनल कहेंगे। किसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है? चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल। यानी इससे कोई मतलब नहीं किस चार्ज को हम बड़ा कर रहे हैं, किस चार्ज को छोटा कर रहे हैं। इफेक्ट रिजल्टेंट उन दोनों के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करेगा। सो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। साथ ही साथ ये देखने में मिला कि डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स कम हो रहा था, और खासियत यहाँ थी कि डिस्टेंस बढ़ाने पर जो फोर्स का डिक्रीमेंट हो रहा था वो स्क्वायर के टर्म में हो रहा था। इसको ऐसे समझिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दो चार्ज ले लिए और दो चार्ज के बीच सपोज फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन, ये सिर्फ समझने के लिए, दो चार्ज के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 1 मीटर की हमने ली हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन 2 मीटर कर दिया, तो फोर्स जो रिजल्टेंट कैलकुलेट हुआ वो हमारे पास 2.5 न्यूटन हुआ, ना कि 5 न्यूटन। यानी हमें देखने मिला कि ये जो 10 की वैल्यू थी वो 4 टाइम्स से चेंज हो गई। ठीक, तो यहां से हमें पता चला कि डिस्टेंस हमने 2 की थी तो रिजल्टेंट 4 टाइम्स से चेंज हुआ। इसका मतलब जो हम डिस्टेंस रखते हैं उसके स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिक्रीमेंट चल रहा है। तो यहां से हमारा दूसरा रिलेशन मिला कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के सेपरेशन के स्क्वायर के। इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये न्यूटन का बहुत ही फेवरेट लॉ था, हर जगह ये लॉ अप्लाई हो जाता है इफेक्ट देखने में। तो ये लॉ यहाँ भी देखने में मिला। तो इसके रिस्पेक्ट में जो रिजल्टेंट फोर्स था वो इन दो मेजर फैक्टर पर डिपेंड करता था। तो इसके साथ इसका एक स्टेटमेंट बन जाता है जो होगा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स को बहुत ध्यान से रखना है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक, इंटरेक्शन मींस चाहे वो रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, एक कोई डायरेक्शन का नहीं होगा कि सिर्फ अट्रैक्टिव हो या सिर्फ और सिर्फ रिपल्सिव हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इंटरेक्टिव है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो फोर्स की बात हो रही है वो पॉइंट चार्ज के लिए हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए हो रही है, ना कि ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए। तो ये फोर्स थियोरेटिकली जो अप्लाई हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए हो रहा है। किसी सिस्टम में लाखों करोड़ों चार्ज हो सकते हैं, हम उस पूरे सिस्टम को बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। तो मेन चार्ज हमें पॉइंट लेने होंगे। ओके, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज
directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ओके यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, इट एक्ट along the line joining the two charges. ये फोर्स को हम जानते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी रिजल्टेंट की एक डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन कहाँ होगी, ये हमेशा डायरेक्शन होगी जो लाइन डायरेक्ट सीधे इन चार्जेस को जोड़ रही है, फोर्स इसी में ही होगा, या तो वो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ऐसा कहीं नहीं होगा कि चार्ज ऐसे हो और फोर्स की डायरेक्शन ऐसी आ जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो कूलम्ब फोर्स है दो चार्ज के बीच, ये सिर्फ और सिर्फ एक्ट करेगा लाइन पर। ओके तो अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल साइन लाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, क्योंकि कहीं भी किसी भी रिजल्टेंट पर सराउंडिंग का इफेक्ट जरूर होता है, इसलिए हमें कांस्टेंट लाना पड़ेगा K, और इस K की वैल्यू भी होती है, वह होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान से हमें समझना है, एप्सिलॉन नॉट, तो K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कंप्लीट हमारा फोर्स का टर्म बना। ये काफी काम की चीज है, इसको अभी हम और डिटेल में स्टडी करेंगे, इसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको अगर वेक्टर फॉर्मेट में देखना चाहें तो हमें क्या लेना होगा, वेक्टर को या सॉरी किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में बदलने के लिए हम क्या स्टेप लेते हैं, हमेशा उस मैग्नीट्यूड को उसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैग्नीट्यूड टर्म स्केलर टर्म वेक्टर टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम किसको चाह रहे हैं, हम फोर्स का भी मैग्नीट्यूड टर्म ले रहे थे, यानी स्केलर टर्म ले रहे थे, लेकिन हमें वेक्टर टर्म लेना है, तो किसके यूनिट वेक्टर से, तो ध्यान से समझिए ये फोर्स डिपेंड कर रहा है Q1 Q2। ओके तो ना तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होता है, इसलिए Q1 Q2 का तो यूनिट वेक्टर की बात ही नहीं। तो अब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस, इसलिए इसको डिस्टेंस ध्यान रखना है हमें। ये डायरेक्शनल होगी, हम फोर्स कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, अभी हम वेक्टर टर्म को और भी स्टडी करने वाले हैं, फिर भी अभी हम इसको रखना सीख लें। सो R की जो डायरेक्शन है वही हमारा वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, इसलिए यूनिट वेक्टर किसका हम लेंगे, डिस्टेंस का, पोजीशन का, सो R कैप। अब हमें पता है किसी भी क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर उसी के वेक्टर और मैग्नीट्यूड को डिवाइड करके बनता है। तो यहाँ हमने इस R कैप की जगह लिख दिया R वेक्टर बाय R, ये दोनों टर्म मैग्नीट्यूड हैं, तो फाइनली ये मल्टीप्लाई होके R क्यूब बन जाएगा और ये इसका वेक्टर टर्म बन जाता है। ठीक, अभी हम इस वेक्टर टर्म को थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, पहले इसकी सारी इंट्रोडक्शन देख लें। तो ये इसी कूलम्ब फोर्स का वेक्टर टर्म, ये इसका मैग्नीट्यूड टर्म। याद रखिए ये सिर्फ एक टर्म है, रूल यही है स्क्वायर वाला, इनवर्स स्क्वायर लॉ ही लगता है, कभी आप क्यूब को मत समझिएगा। ओके तो ये इसका टर्म हो गया। अब आ जाते हैं थोड़ा K की बात पर। तो K जो हमारा कांस्टेंट है, ये सराउंडिंग की वैल्यू है, ये आपके सराउंडिंग का इफेक्ट उस फोर्स पर अप्लाई करेगा। K की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके जहां मैंने एप्सिलॉन नॉट कहा है, ये बहुत काम की चीज है। एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ द स्पेस या परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट का जस्ट अपोजिट, क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये K का टर्म और एप्सिलॉन इनवर्सली रिलेशन में है, इसलिए यूनिट बदल जाती है। ये परमिटिविटी क्या है और ऐसा ही टर्म क्यों है, तो परमिटिविटी है परमिशन की क्वांटिटी, या यूं कहेंगे कि फोर्स का जो रिजल्टेंट है उसका कितना इफेक्ट परमिट होगा दूसरे चार्ज पर, एक चार्ज का फोर्स दूसरे पर, ये डिपेंड करेगा उसकी सराउंडिंग पर। तो परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक आइडियल सिचुएशन हमारे सराउंडिंग में वैक्यूम है, कोई भी मीडियम नहीं होता है, तब हम एप्सिलॉन नॉट लेंगे। अब इस परमिटिविटी को थोड़ा सा समझेंगे हम। ओके तो
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम परमिटिविटी और इसके वेक्टर टर्म को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट की। तो जैसा हमने देख लिया था, दो चार्ज के बीच एक इंटरेक्शन फोर्स वर्किंग में होगा, और बार बार मैंने कहा था कि उनकी सराउंडिंग, उनका मीडियम जहाँ वो चार्ज रखे हुए हैं, इसका उन पर बहुत इफेक्ट होगा। ओके, तो वहाँ हमने एक टर्म देखा था K, और K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट को मैंने कहा था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, अब पहले एक प्रैक्टिकल टर्म से हम थोड़ा समझे कि आखिर परमिटिविटी की बात क्या हो रही है। तो इसके लिए चलिए फॉर एग्जांपल हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने यहाँ एक बल्ब लिया और इस बल्ब को ऑन किया। तो आपको पता है इस बल्ब की लाइट आपको सारी तरफ दिखाई देगी। आप इस तरफ हैं, यहाँ एक स्क्रीन लगा देते हैं और इस बल्ब की रोशनी इस पर हम फील करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट यहाँ हमें देखने मिलेगी। ओके, यानी कि ये बल्ब की जो रोशनी है ये हमारे लिए एक तरीके से फोर्स हो जाएगा, और ये जो स्क्रीन है ये हमारे लिए दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको कंसीडर कर लीजिए, ये हमारा एक चार्ज है और ये हमारा दूसरा चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। इस चार्ज के कारण इस पर एक फोर्स लग रहा है जो हमें रोशनी के टर्म में दिखाई दे रहा है। अब इमेजिन करिए कि इनके बीच में हम एक पतली सी प्लास्टिक शीट लगा देते हैं, और जैसे ही हमने प्लास्टिक शीट को यहाँ पर रखा, इससे क्या हुआ, प्लास्टिक शीट की थिकनेस के कारण ये जो रोशनी है यहाँ पर अब थोड़ी सी डिम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन रोशनी थोड़ी सी कम हो जाएगी। प्रैक्टिकली आप जानते हैं ऐसा होता है। तो ये जो रोशनी अब थोड़ी सी कम हो गई। अब सोचिए हम इस प्लास्टिक शीट को हटा देते हैं, फिर से रोशनी बढ़ जाएगी, और इस प्लास्टिक शीट की जगह अब हम यहाँ पर एक ग्लास का स्लैब रख देते हैं। जैसे ही हमने ग्लास का स्लैब रखा, इसकी एक थिकनेस होगी, और इसके कारण यहाँ फिर से इसकी रोशनी पर इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? ग्लास स्लैब की कुछ थिकनेस है, इसने इस लाइट को थोड़ा सा रोका। अब अगर हम इस ग्लास स्लैब को भी हटा देते हैं और यहाँ पर एक ग्लास का जार रखते हैं जिसमें पानी भर दिया, अब यहाँ जो लाइट की इंटेंसिटी होगी और ज़्यादा घट जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ग्लास के साथ साथ वहाँ पानी भी है। यानी जैसे ही हमने मीडियम को बदलते जा रहे हैं, वहाँ इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सोचिए अब हम इस ग्लास के जार के आगे यहाँ पर एक प्लाई बोर्ड रख देते हैं। अब आप जानते हैं यहाँ टोटल डार्क हो जाएगा, यहाँ कोई रोशनी नहीं आएगी। तो प्लाई बोर्ड ने क्या किया, इसकी पूरी इंटेंसिटी को रोक दिया। अब इसको थोड़ा समझिए कि लाइट और स्क्रीन के बीच ये जो मीडियम था, हमने इस मीडियम को टाइम टू टाइम बदला और इंटेंसिटी हमें अलग अलग दिखाई दी। इंटेंसिटी जैसे जैसे हम मीडियम को थिक करते जा रहे थे मीडियम को डेंस करते जा रहे थे, उसने लाइट को परमिट करना उतना ही कम कर दिया। तो लाइट को परमिशन मीडियम दे रहा है दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, और जैसे ही हमने इतना हैवी मीडियम रखा कि उसने परमिशन 0 कर दी और यहाँ टोटल डार्क। ठीक, यही लाइट जो रोशनी है हमारे लिए फोर्स बन जाता है। ये दोनों हमारे चार्ज हो जाते हैं। इस चार्ज का इफेक्ट इस पर देख रहे हैं। तो जैसे जैसे मीडियम बदल रहा है, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यानी सबसे बेस्ट कंडीशन जो हमें फोर्स की मिल रही थी, वो मिल रही थी जब हमें सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट मिल रही थी। वो थी हमारी एयर की कंडीशन, या फिर इस एयर को भी नहीं, हम वैक्यूम की कंडीशन कहेंगे। तो इससे शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मीडियम का इफेक्ट लगने वाले फोर्स पर पड़ता है। और जैसे जैसे मीडियम बदलता है, जैसे जैसे मीडियम बदलता जाएगा, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट डिक्रीज हो रहा है। इसलिए हमने इस रिलेशन में इस एप्सिलॉन को, इस एप्सिलॉन नॉट को हमेशा इन्वर्सली टर्म में रखा है। यानी ये जो k की वैल्यू है, मैंने एप्सिलॉन नॉट इन्वर्सली लिखा था। जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज होगी, ओके, ये रिजल्टेंट डिक्रीज होगा, जिससे हमारा फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी कारण इस रिलेशन को, एप्सिलॉन को इन्वर्सली टर्म में रखा है। हर एक रिलेशन का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई ना कोई फंडा होता है जिसमें उसको रिलेट किया जाता है। अपने मन से हम कोई भी रिलेशन नहीं बनाते।
यानी एप्सिलॉन हमने ऊपर क्यों नहीं रखा, उसका एक प्रैक्टिकल टर्म है हमारे पास। एप्सिलॉन ऊपर आने का कोई इफेक्ट नहीं, ये अलग रिलेशन बताता, प्रैक्टिकली तो हमारा कुछ और देखने मिल रहा है। तो ये एप्सिलॉन आपको समझ में आ गया, एप्सिलॉन नॉट समझ में आ गया। यही मीडियम की परमिटिविटी भी यहाँ चेंज होती रहेगी, जिसके रिस्पेक्ट में हमारा फोर्स भी बदलेगा। इस कारण हम इस परमिटिविटी को परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी कहेंगे जब हम वैक्यूम से हट के जाएंगे। तो यहाँ हमने एक नया टर्म लिया, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। जब हम किसी मीडियम में होंगे तो हम उसकी परमिटिविटी को एप्सिलॉन से कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की थी। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये जो डाइलेक्ट्रिक वर्ड है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे बहुत ही डीप में, तो अभी हम इसको सिर्फ एक मीडियम का टर्म माने। साथ ही साथ हमने यहाँ लिखा है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आर आ गया, इस आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, अब ये रिलेटिव परमिटिविटी टर्म क्या है, तो आप थोड़ा इसको और समझें कि हम जानते हैं हमारे लिए आइडियल सिचुएशन है वैक्यूम की। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपके लिए मान लीजिए दुनिया में सबसे ऊंची जगह है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक, अब आप किसी भी हाइट को कंपेयर करना चाहें और आप कहें कि दुनिया में कोई और आपने पीक देखा, उसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से कितनी है, उससे कम है, उससे ज़्यादा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हम दूसरे को किसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर ही तो करते हैं। यही कंपैरिजन हम आइडियल सिचुएशन से उठाते हैं और तब बताते हैं कि ये इससे 1/4 टाइम्स छोटा है, हाफ छोटा है। किसी भी चीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम वेट में भी कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरिजन हमारे लिए बहुत ईजी होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, हमें अलग अलग डेटा याद नहीं रखना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट के रिस्पेक्ट में किसी और आपने माउंटेन पीक को देखा और आपने बताया कि माउंट एवरेस्ट से 1/2 हाइट का है, तो माउंट एवरेस्ट की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, इसकी हाइट हम कैलकुलेट तुरंत कर लेंगे 1/2 से। तो कुछ ऐसे ही खेल यहाँ पर है। हमारे लिए जो पीक वैल्यू है, जो परमिटिविटी है, वो सबसे बेस्ट, सबसे हाईएस्ट मिलने वाली है वैक्यूम की। वैक्यूम के बाद जैसे ही मीडियम बदलता है, जैसे एयर भी आती है, तो परमिटिविटी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। परमिटिविटी यानी हमारी जो वैल्यू है, परमिटिविटी की वैल्यू कम नहीं, परमिशन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जो हमारा परमिशन वैल्यू है वो कम होगा तो हमारा रिजल्टेंट भी कम होगा। याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इसकी वैल्यू कम नहीं कराना है। इसकी वैल्यू कम कराएंगे तो ओवरऑल ये बढ़ जाएगा। इसकी वैल्यू तो बढ़ रही है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो हमें ध्यान रखना है इसकी वैल्यू कम हो रही है, यानी कि ये बढ़ता होगा। तो जैसे जैसे मीडियम थिक करते जाएंगे वो परमिटिविटी चेंज होगी और परमिशन की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो रिजल्टेंट भी हमारा डिक्रीज होगा। तो अब इसको हम कंपेयर करते हैं, तो किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो कितनी है उसको हम वैक्यूम से कंपेयर कर लेते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं उससे हम कर देते हैं डिवाइड, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये रिलेटिव परमिटिविटी है और इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। मान लीजिए हमने वाटर का केस लिया, दो चार्ज हैं और वाटर में रखे हैं। अब उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का कितना होगा, कितना फोर्स लग रहा है। तो सिर्फ हमें इसका रिलेशन चाहिए कि वाटर में एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या वो एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाएगा। तो हमारा जो परमिशन वैल्यू है वो चेंज होती जाती है। तो यहाँ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारे लिए जो वैक्यूम है उसमें फोर्स की वैल्यू होगी एफ नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, और हमने लेट कर लिया किसी भी मीडियम में जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। सेम चार्ज सेम डिस्टेंस के लिए अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो एफ नॉट बाय एफ एम किया तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा एप्सिलॉन आर है। अब आप इस रिलेशन से देखिए, ये मीडियम में लगने वाला फोर्स, ये वैक्यूम में लगने वाला फोर्स, इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि किसी भी मीडियम में लगने वाला फोर्स एफ नॉट बाय के, जो के की वैल्यू उतनी टाइम से छोटी हो जाती है। ठीक है, ये के क्या, उस सराउंडिंग का परमिटिविटी की जो वैल्यू है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मीडियम में लगने वाला फोर्स वैक्यूम में लगने वाले फोर्स से के टाइम्स छोटा होता जाएगा। ये के की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी
ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये के हमने यहाँ, ये कैपिटल के है, ये स्मॉल के है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक नया कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसको हमने के कहा और इसी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर हमारा रिलेटिव परमिटिविटी है। तो इस तरीके से हम यहाँ रिलेशन रख सकते हैं। तो ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो आई थिंक आपको ये परमिटिविटी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे मीडियम बदलेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी और जनरली फोर्स डिक्रीज ही होता जाता है। ओके, तो ये परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे और इसके कुछ लिमिटेशंस की भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक आप स्टडी करिए, कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।